असल में कोई भी लीडर या कोई भी स्टेट्समैन क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी बातों से, हाव भाव से, उसके विजन से सब परिलक्षित होता है कि वो लीडर और खासतौर से स्टेट्समैन होने के काबिल है। लेकिन उधर ट्रंप और इधर पड़ोस में मुनीर ने वो जो बजरी वाले ट्रक की बात कही थी ना, वो ऐसा स्टेटमेंट है कि आज तक लोग पाकिस्तान के भीतर ही उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ और खास हुआ है जो आपको जानना बड़ा जरूरी है। और उधर गाजा में क्या हो रहा है, कैसे वहां बहुमंजिला इमारतें समतल हो रही हैं। जो कहा गया था कि हमास की वहां मौजूदगी तक हर चीज समतल कर दी जाएगी, वो वाकई करके दिखा रहा है इजराइल। लेकिन इजराइल के लिए दूसरी चुनौतियां भी हैं। उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि माना जाता है इनविंसिबल है, वो भी कैसे भेद दिया गया है आपको बताऊंगा। लेकिन पहले खबर देखिए, गाजा के 2 हाई राइज बिल्डिंग्स पर इजराइल का अटैक। हमले में 15 और 13 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग जमींदोज। इजरायली फाइटर ने मिसाइलों से हमला किया। हमले के बाद इलाके में लोगों की चीख पुकार, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश। यहां पर देखिए, ये फिर से एक बार कहा जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अब इसको इजराइल ने कहीं पर भी गंभीरता से लेना बंद कर दिया है कि ह्यूमन राइट्स का कैसा वायलेशन हो रहा है। वहां देखिए किस तरीके से लोगों को भूखा मारा जा रहा है। इजराइल ने वहां जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग वाली अपनी हरकतों को जारी रखा है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन इससे एक तरीके से बेखबर इजराइल वो कर रहा है जो उसे इस समय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ठीक लग रहा है। इसको लेकर बहुत सारी बहस, बहुत सारे विमर्श के बीच जो हकीकत है वो ये तस्वीरें हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनरल सिन्हा, बहुत स्वागत है सर आपका, और मेरे साथ कैप्टन श्याम भी हैं। ये तस्वीरें 7 अक्टूबर की डेडलाइन, 7 अक्टूबर वही तारीख जिस दिन इजराइल को हमास ने वो जख्म दिए जिसको आज भी वो जिनको भरने की कोशिश में लगा हुआ है। और उसने कसम ये खाई थी कि इसी दिन को हम अपनी डेडलाइन लेकर चलेंगे और हमास का खात्मा कर देंगे गाजा से। वो 7 अक्टूबर आने के पहले पहले वहां क्या क्या देखा जा रहा है हम वो, लेकिन सर इसको क्या बाद में मान लीजिए पूरी तरीके से इजराइल ने जैसा कहा वैसा करने में कामयाब हो जाता है, क्या बहुत दिनों तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी कि इजराइल ने जो किया वो सही किया या गलत किया? ये तो देखिए, ये गूंज तो पूरे विश्व में चल ही रहा है। हाँ। और देखिए ये सही भी नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूं कि ऐसा सही नहीं, इस तरह से किया नहीं जाता, मगर वो करने का तरीका वही है। वो चाहते हैं कि गाजा में जिस तरह से वो पूरी की पूरी पट्टी, और वो एक उनका सपना है, एक अमेरिका का सपना है कि इसको तो आप 5 स्टार होटल की तरह खड़ा करेंगे, आप टूरिज्म स्पॉट खड़ा करेंगे, और वो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से इनको विस्थापन करना, 20 लाख लोगों को विस्थापन करके कहीं ले जाना, एक तो बहुत टेढ़ी खीर है। और 2-3 चीजें आ रही हैं। वो अभी तो कह रहे हैं कि यदि आप मान जाओ, 2 शर्तें मानो, हम रोक देंगे। लेकिन सर ऐसा है ना कि वहां पर कोई भी, यहाँ पर खास तौर से जिनको ये लोग अपना नुमाइंदा मानते थे इनको कि हमास में इनको शायद कोई नेतृत्व मिल रहा है। हमास के लोग उनसे खाना छीनकर उनको भूखों मारने के लिए छोड़ रहे हैं। हमास के लोग उनका जिनका नेतृत्व होने का दम भरते थे, उन्हीं के एक तरीके से प्रेडेटर बन गए हैं। और ऐसे में कैप्टन श्याम, क्या वहां के लोगों का भी ये मोह भंग हो रहा होगा? और अब ये व्यापक रूप से लोगों में ये मैसेज जाएगा क्या कि ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा बनाने से और मानने से बचना? देखिए, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमास वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो डीप रूटेड थ्योरी के साथ ये इजराइल अपना काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि उनके जो टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया और जो बचे खुचे उनका भी सफाया कर दे। अगर वो छोड़ देंगे तो फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। और वहां की जो लोकल पॉपुलेस है वो जान रही है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए इजराइल जैसा कोई अथॉरिटी मिले जो लॉन्ग टर्म पे उनको देख सके। कहां जाएंगे वो? साउथ में भी सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं वहां पे सेंटर बनाया उन्हें, पर वहां भी सुरक्षित नहीं है। तो वो कह रहे हैं पर यहीं रखो, जिससे अथॉरिटी लेनी है, जिससे गवर्नेंस करना है करो, हमें सुरक्षित रखो। तो ये बात निकल के आ रही है। विश्व के लोग भले इसको गाली दे रहे हो इजराइल को, उसकी मनसा क्लियर है और वो अपना काम करता जा रहा है। गाजा युद्ध को लेकर इजराइल ने 2 शर्तें रखी हैं। वो शर्तें क्या हैं आपको बताता हूं। पहली शर्त यह है कि सभी बंधकों की रिहाई हो। दूसरी शर्त यह है कि हमास अपने हथियार डाल दे, और दोनों शर्त पूरा होने पर गाजा युद्ध खत्म होगा। हमास अपने हथियार डाल दे, हमास सरेंडर कर दे, और जितने भी बंधक हैं उनकी रिहाई हो जाए। अब सबसे बड़ी बात यह भी है सर कि जितने बंधकों को आज भी इजराइल ये मान रहा है कि ये हमास के कब्जे में हैं, उनमें से कितने वाकई जीवित हैं, कितने ऐसे हैं जिनको वाकई सौंपा जा सकता है। हो सकता है ये एक बोगी है जिसके बिना पर वो कई जगहों पर खुद को बचाते चले आ रहे हो कि यहाँ हमारे साथ बंधक हैं, आप यहाँ पर हमला मत करना वरना हम ये कर देंगे वगैरह वगैरह। वो तो देखिए इजराइल ने छोड़ दिया है कि बंधक वाली 47 के आंकड़े थे। 47 में 26 तो मानता है इजराइल की नहीं है। 20 का है, उसमें कहते हैं 10 का, तो कहता है कि हम 10 को छोड़ देंगे। तो देखिए 10 और 20 की जो बात है, इजराइल को ये समझ में आ चुका है कि बंधक का जो बोगी है ये अब नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने 80,000 फौज वहां करी हुई है।
50% ले चुके हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से निकलें, जिससे कि जो क्लीनिंग है, चाहे वो उनके वो एक मान के ले चल रहे हैं, बोलते नहीं है कि बंधक तो शायद हमने खो दिया और हमने करना है तो इसको हम उसको क्लियर करना है, ये उनका संकल्प। अब जो दूसरी बात कही जा रही है, हमास सरेंडर कर दे, क्या ये कैप्टन शाम मुमकिन है? और खास तौर से क्या मान लीजिए उसके कुछ एक लोग जो वहां जीवित हों वो सरेंडर कर भी दें, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप, एक एक आदमी जिनके पास वो हथियार था और उस तरीके की इंडोक्ट्रिनेशन दिमाग में लेकर चलता है, वो खत्म है? देखिए, अच्छे रास्ते पे जा रहा था इजराइल। 7 अक्टूबर को इन्होंने जो कर दिया वो एक डिस्कंटेंट कुछ हमास के लोगों ने किया और बाद में सबको झेलना पड़ा। तो इजराइल तो अपनी बात करके रखेगा। जहां तक कि आप ये कर रहे हो, ट्रस्ट की बात कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे जब आप आके बैठो, बात करो, लेकिन उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पहले दिन आप चलो हॉस्टेजेस को एक्सचेंज कर लो और प्रिजनर्स को हमें लौटा दो, अगले दिन से हमें इस जगह पर कंट्रोल चाहिए और हम इसकी व्यवस्था करेंगे। हमास ऐसा कह रहा है, आप मान के चलो, अगर वो करेगी व्यवस्था तो फिर जर्मिनेट हो जाएगा, जैसा मैंने कहा, तो ये होगा ही नहीं। और आप शायद ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम, तो कुल मिलाकर आप दोनों की बातों से मुझको एहसास ये हो रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी, उनको खुद भी मालूम है कि ये जो है ये मुनासिब नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मुनासिब क्या, ये मुमकिन नहीं है, और मुमकिन नहीं है तो जो हमारा प्लान है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। कम से कम दुनिया को कल ये बोलने के लिए रहेगा कि हमने ये 2 शर्तें कही थी लेकिन उनका पालन हुआ नहीं, इसलिए हमको ये करना पड़ा। एब्सोल्युटली। एक चीज ऐड करूं, ये 100% हमास का सरेंडर तो लेंगे ही लेंगे। वो हाथ बाहर करें, मर जाएंगे। बोलते हैं 20,000 इन्होंने खड़ा कर दिया, ऐसे खबरें भी आ रही हैं कि 20,000 हमास के, और ये इतने रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये लड़ेंगे, बोलते हैं घुटने भी टेकेंगे, मगर आपको उस तरह से घुटने टिकाने पड़ेंगे। और मेरा मानना है कि इजराइल कर पाएगा ये। इजराइल आखिरकार सरेंडर वो करेंगे नहीं तो करवा के मानेगा, ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। और इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने कैसा अटैक किया है, इजराइल चौतरफा अटैक झेल रहा होता है। जब वो हमास से लड़ रहा होता है तब उधर से न जाने कहां से हिजबुल्लाह, कहां से हूती और कहां से फिर ईरान की तरफ से अटैक्स होने लगे या घुड़कियां आने लगे, इसका कोई ठीक नहीं होता। अब यहां देखिए क्या किया है हूती विद्रोहियों ने इलाट के रेमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया है। इजराइल के मल्टीलेयर एडीएस को ड्रोन ने भेज दिया और कुछ समय के लिए यहां पर एयरपोर्ट से लोगों को एहतियातन दूर जाने के लिए कहा गया, एयरपोर्ट से उड़ानें बंद हो गई। यमन की राजधानी सना पर इजरायली अटैक का बदला लिया गया है, ऐसा कहा गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। अब हूती विद्रोहियों को भी जबरदस्त चपेट पड़ रही है एक तरीके से इजराइल की ओर से, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब प्रॉक्सी माने जाते हैं। ये माना जाता है इनके पीछे ईरान और ईरान के साथ खड़ी हुई दूसरी ताकतों की शय है, और इसीलिए इनको लड़ने के लिए इतना बल मिलता रहता है। वैसे सर, अब मुझको ये लग रहा है कि बड़ा डिसाइसिव कुछ हो सकता है इस तरह के अटैक के बाद हूती विद्रोहियों के ऊपर। एब्सोल्युटली। उनके प्रधानमंत्री, उनके काफी नेताएं मारे गए हैं, सना में हुआ है और एयर स्ट्राइक किया था इजराइल ने। आप देखिए, विजुअल तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके भेज दिए, एक मिसाइल भेज दिए, बट ये ऑप्टिक है जी, सब्सटेंशियल तो नहीं है ना। कुछ आपने डैमेज नॉट एयरक्राफ्ट थोड़े दिन के लिए बंद हो गया, ठीक है, वो दिखा रहे हैं करने, मगर अपने लोगों को मरवा करके कौन सी एक मेजो नहीं होता, कौन सा युद्ध है ये, कौन सा छद्म युद्ध है, यही तो कह रहे रेडिकलाइज्ड सोचिए, कट्टरता का एक नमूना है। तो कुछ एक लोग जो रेडिकलाइज हैं, कुछ लोग ऐसे जो पूरी दुनिया में आतंक और एक तरीके का न्यूसेंस फैलाना चाहते हैं, वो ओढ़ लेते हैं अपने चारों तरफ एक चादर वहां के आम लोगों की, जो वहां असल में उनका कोई लेना देना होता नहीं, और उनको मरवाते हैं वो, उनको हलाक करवा के वो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ कितने सारे लोगों को मारा जा रहा है, और इसी बिना पर ह्यूमन राइट्स का रोना भी रोया जाता है। ये भी एक हकीकत है। और यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई, हमले में 6 की मौत, 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यरूशलेम में मुसाफिर के वेश में आए आतंकियों ने की बस के अंदर अंधाधुंध फायरिंग। हमास ने की आतंकी हमले की तारीफ। अब ये देखिए, हमास जो कि लगभग खात्मे की कगार पर है, हालांकि इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्टरी न्यूज़ भी आती रहती है कि उन्होंने एक बार फिर से अपने कैडर को खड़ा कर दिया, 20,000 लोगों को खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ जब वो खात्मे की कगार पर है तब वो कह रहा है कि यरूशलेम में ये जो हमला हुआ है ये हम इसके साथ हैं और हम इसके समर्थक हैं। अब यहां पर देखिए, आम लोगों को, निहत्थों को जहां पर भी मारा जाता है, वहां के लोगों के साथ जो खड़ा होगा, यही हुआ था 7 अक्टूबर को भी। किस तरीके से वो लोग जो वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए गए थे, उनको अचानक मार दिया गया, और फिर ये कहा कि हम कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कैसे कॉज की लड़ाई है जिसमें आप निहत्थों को, ऐसे लोगों को जिनका कोई लेना देना नहीं उस कॉन्फ्लिक्ट से, उनको मारते हैं और कहते हैं कि देखिए हम तो अपने कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहां पर फिर से हमला हुआ है। मुझको लगता है कि
ये आने वाले दिनों के लिए बड़े विध्वंसक एक तरीके से स्क्रिप्ट लिखी जा रही है सर। ये ना आग में घी डालना कहते हैं ना, उन्होंने एक कर दिया। 7 मरे 18 घायल हैं, मेरी जो खबर है वहां पर, तो ये मरे हैं, उसकी संख्या बढ़ सकती है। तो ये जो चीजें आप करते हैं, देखिए इतना ज्यादा रेडिकलाइज, 7 अक्टूबर की लड़ाई किसने शुरू की? इजराइल ने तो नहीं की थी। आप बंधक बना जाए, मार जाए, रेप कर जाए, ये चीजें वहां पर तो हंसता खलते लोग कर रहे थे जिस तरह से आपने किया। तो देखिए इसको अंत तो ले जाना ही पड़ेगा इजराइल को, यदि उसके एग्जिस्टेंस का सवाल है। नहीं तो ये रेडिकलाइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है और किसी ने यंत्र किया तो यही यंत्र कर पाएगा। इसका इस तरीके की बीमारियों का क्या वंस एंड फॉर ऑल क्या वाकई इलाज होता है? ऐसा होता है कि फिर सिर ना उठा सके, या कहीं ना कहीं से वापस आएंगे, फिर से उगेंगे? देखिए अटैक लगातार चल रहा है। आप बात कर रहे थे पोर्ट इलियाड की, तो मेडिटेरियन से एक ही रास्ता है जो शिप से जाता है इलियाड तक का, जिसके ऊपर अटैक हुआ था। यहीं से पहले सुएज कनाल नहीं बना था तो लोग जाते थे अटलांटिक सागर में, वहां अटैक किया उसने। जगह बहुत जबरदस्त है। और बात कर रहे हो आप ये रोबोटिक अटैक की और इजराइल के अटैक की, तो देखिए वो कोई भी तरीका, मोसाद का तरीका है काम करने का, वो उस तरह से करता है। और बड़ी बिल्डिंग हो, चाहे वो 5 मंजिली हो, 12 मंजिली हो, 7 मंजिली हो, फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे से 3 दिनों से वो बिल्डिंग्स पे अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेंट पे भी अटैक हो जा रहा है, क्योंकि वो नेफेरियस एक्टिविटी जो लोग हैं हमास के वहां छुप बैठे हैं, तो उनको तो मारना है। जब क्लींजिंग का प्रोसेस होगा, मिलिट्री जब लड़ती है, तो इस तरह का माहौल तो बनेगा। और कई जगह से ह्यूमैनिटेरियन अप्रोचेस आ रहे हैं। ये तो तभी खत्म होगा जब हमास खुद सरेंडर कर दे और अपने आप को कह दे कि अब तुम्हें इसी अथॉरिटी में रहना है, हमें इजराइल के साथ कोएग्जिस्ट करना होगा। हमास को नहीं, पैलेस्टीनियन के अच्छे लोगों को हम ये कह रहे हैं। लेकिन ये सर वैसा ही है जैसा आप किसी एक नामुमकिन को मुमकिन होने की, मतलब ये विशिंग अगेंस्ट द विश, ये हो सकता है क्या? ये तो बड़ा नामुमकिन लगता है। लेकिन रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, अगली खबर आपको दिखाता हूं। कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक। रूस ने 800 से ज्यादा ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। कीव पर कई बड़ी सरकारी इमारतों को नुकसान हुआ। अटैक में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। यूक्रेन का दावा 747 ड्रोन और 4 मिसाइलें हवा में मार गिराईं। अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमला तो बहुत बड़ा था, हमने उसको नुकसान को बहुत कम कर दिया। लेकिन जो हकीकत है वो आप देखिए कि कीव धुआं है। कीव के ऊपर लगातार, और ये भी हैरानी की बात है कि इतने दिनों से कीव पर हमले हो रहे हैं और आज भी कुछ इमारतें आपको इस तरीके से साबुत दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कब तक? और जिस तरीके से दोनों ही पक्ष, रशिया ने जो कहा है, आपको मालूम है कि तमाम शांति की कोशिशों के बावजूद दोनों ही तरफ से अपनी अपनी शर्तों को लेकर कोई हिलने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें जब तक कोई ऐसी बात जो दोनों को मंजूर ना हो, दोनों को मंजूर होने वाली कोई बात, कोई एक मिडिल ग्राउंड जिसको कहा जाता है, हिट कर लिया जाए, तभी शांति की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। 800 से ज्यादा ड्रोन से हमला हुआ और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ड्रोन को हवा में ही रोक दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हालांकि बहुत सारी इमारतों को नुकसान हुआ है, लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के 10 से ज्यादा हथियार तबाह हुए हैं। यूक्रेनी सेना की फायरिंग के पॉइंट्स जो थे वो ध्वस्त किए गए हैं। सर, ये कीव में तो कहा जाता है कि तमाम तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर भेजे गए हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने उनको दिए हैं और वो एक्टिव हैं, वो तो अभेद्य है। कीव को, लिमिटेड एरिया को भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? एब्सोल्युटली, जो यहाँ पर अटैक आया पहली बार हुआ 3.5 साल के बाद, कि उनकी जो जेलेंस्की की दफ्तर को उड़ा दिया गया और उनके कार्यालय जो भी था। इसके पहले रशिया ने कभी भी और जानबूझ करके नहीं करता था, बिकॉज ही वांट टू एक्सटेंड द वॉर। मगर अब तो उसने डिटरमिन्ड है कि इवन जेलेंस्की कहीं ना उनका टारगेट पे हो। तो ये जो कहते हैं ना कि ये तो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। तो मोस्ट प्रोटेक्टेड में क्या है, 700 से ज्यादा ड्रोन सैचुरेट कर गए होंगे क्या वहां पर एडीएस? हाँ, जो उन्होंने डिफीट किया होगा उनको। अब आप वेव आफ्टर वेव मारिएगा तो कितने का आप रोक लेंगे? और वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी है 2500 पर डे, जो रशिया ने बढ़ाया है। और आप जेरॉन 2 इज अ वेरी वेरी डेडली ड्रोन है। जैसे आपने देखा ना एलियट में, वो एक ड्रोन चला गया रमन एयरपोर्ट पर। उसी तरह से जब आप सीएड करते हो, डेड करते हो, जब सप्रेशन करते हो डिफेंस की, तो एक न एक आइडेंटिफाइड टारगेट आ जाता है। और ये उस तरह का टारगेट है जो नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग करे, बहुत लो अर्थ पे जाए, डिटेक्ट ही ना हो उनसे। ड्रोन बहुत छोटा सा है और लोटरिंग म्यूनिशंस के साथ काम करता है। कहीं जाके बैठ गया, अपॉर्चुनिटी देखी तब मारा। तो इतने तरह के टेक्निक्स आज के आ गए हैं। 800 ड्रोन, 18 मिसाइल, सोचिए जरा। और एक जगह नहीं है, ये कई जगह मारे गए उन्होंने, डाइवर्ट किया, डायल्यूट किया उन्होंने, डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने। ये एक बड़ा चैलेंज आता जा रहा है, खास तौर से जब से ये आपने देखा है एरियल लड़ाई जो है वो महत्वपूर्ण हो गई है आज के वॉरफेयर में। एरियल थ्रेट आते हैं, एयर में ही उसको ध्वस्त करना होता है या फिर आकर आपके वो किसी टारगेट को हिट कर देता है। एयर डिफेंस इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एयर डिफेंस को सैचुरेट करने वाले बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए गए हैं।
कितना भी मल्टी लेयर्ड हो, कितना भी पुख्ता हो, उसको सैचुरेट करके और उसको भेद के कहीं ना कहीं किसी ना किसी टारगेट को हिट कर देने वाला बंदोबस्त भी अब सेनाएं करने लगी हैं। सर, इसके लिए ये जो कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड आपका जो मॉडल है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है आकाश तीर है, क्या ये फुल प्रूफ तरीके से काम कर सकता है या इसको भी सैचुरेट कभी किया जा सकता है? 100% जैम किया जा सकता है। हाँ। आप कुछ नहीं, लेजर आजकल तो आगे ड्रोन लेजर लेके जाएगा, इनको ध्वस्त कर देगा। आप लेजर को कैसे रोक दीजिए, आप जैमिंग को कैसे रोक दीजिए? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ECM, ECM, ये सारे चीज तो इसीलिए आप लेजर में दिनों दिन सर उस पर जोर बढ़ता जा रहा है क्या? कि आप किसी तरीके का कोई मिसाइल मारेंगे, कोई ड्रोन फेंकेंगे तो उसको तो वहां ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन लेजर की कंडेंस्ड बीम जो आ रही होगी उसको कैसे रोका जाएगा? भाई बताइए, आप फायर जेट ड्रोन आ गए, फायर जेट ड्रोन मिसाइल की तरह जाएंगे ये। और आप शायद अभी पूछिएगा, ये तो उन्होंने दिखा दिया, ये तो ताइवान करके दिखा दिया। फायर जेट ड्रोन विल एक्ट लाइक ए मिसाइल। चीप कॉस्ट ऑप्शंस हैं ये। नहीं तो हमारे यहाँ भी कहा जा रहा था सर कि जो हमारे मिग जो ऑब्सोलीट कर दिए गए हैं, क्या उनको ड्रोन में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या पायलटलेसली उनको ऐसे किया जा सकता है कि हमारे लिए फिर भी काम के बने रहें? बिल्कुल पॉसिबल है। जब कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, वो उनके साथ जो चलते हैं विंग्समैन चलते हैं, उनको लॉयल विंग्समैन कहते हैं, उनको हम फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब तो पॉसिबल है। जहां तक हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन की, तो फेजेस होते हैं। पहले आप सर्वेलेंस में पकड़ते हो, पहले टारगेट को पकड़ते हो, फिर आइडेंटिफाई करते हो, फिर फायर कंट्रोल रडार पे लेते हो और तब डिस्ट्रक्शन करते हो। तो ये हम लास्ट फेज की बात कर रहे हैं, जो अब डिस्कस कर रहे हैं कि लेजर से मारना या उनको तोड़ना, ये लास्ट फेज है। लेकिन यहाँ तो लास्ट फेज तक आ गई ना, वही बात हो रही है, तो उसको भेद किया हमने। तो बहुत पॉसिबल है वंस इन टारगेट आ सकता है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि दुनिया भर में जब ये चल रहा है और पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस को भी सैचुरेट करने की कोशिश की थी, कितने सारे ड्रोन भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको चुन चुन कर मारा। ये बताता है कि हमने अपनी थ्रेट को बहुत पहले पढ़ा है और उसके हिसाब से अपनी तैयारियां भी की हैं, और शिकस्त के बाद भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खोखला बयान दे दिया। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरयार खान का बयान, पाकिस्तान में हार कबूलने के बजाय बयानबाजी जारी है। और सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि इस बार स्कोर जो है वो 6-0 नहीं 60-0 होगा। अब एक तो क्या है, अमेरिका की रिपोर्ट हो या पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो ऐसे लोग हैं जो वॉर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी मार पड़ी है। वैसे में 6-0 वाली बात कहना और कहना अगली बार 60-0 होगा, मुझको लगता है अपना ही स्कोर बता रहे हैं कि हमको अगली बार 60 की मार पड़ेगी और हम 0 कर पाएंगे। कैप्टन शाह, देखिए, ये एयर वाइस मार्शल साहब को जो कहना है वो कहते रहे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको पता है हमारे एयर चीफ ने जो बेंगलोर में कहा, उसके बाद इनकी बौखलाहट बढ़ गई है। वो अब हमारे एयर चीफ ने या मैं उस दिन एक कॉन्क्लेव में था किसी होटल में, तो वाइस चीफ एयर चीफ ने भी इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है टारगेट, इतने अच्छे से पहली बार उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि हमने कहां मारा, कैसे मारा। हमने आपके AW एयरक्राफ्ट को, हमने एलिंट एयरक्राफ्ट को, हमने F-16 को, हमने आपके कमांड सेंटर्स को, हमने आपके रेडार्स को एक एक करके पूरी दुनिया बता रही है सर। ये पूरी दुनिया हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन हमारी बात को एंडोर्स करने वाले दुनिया के ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जिनके ऊपर बायस्ड होने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। वैसे में अगर शहरयार खान ये कह रहे हैं तो इसके सब्सक्राइबर किसको, टारगेट ऑडियंस कौन है इनका? देखिए, टारगेट ऑडियंस क्या है, वहां की भोली वाली जनता तो है, वहां पर भी ताली बजाने वाले बहुत हैं कि मार दिया उसके लिए बातें कर रहे हैं। बात है कि अपने आकाओं को, अमेरिका इनका आका है, चाइना इनका आका है, वो उनको बता रहा है, उनको सबने दिखा रहा है, देखिए कि ये सच्चाई है। देखिए भारत, तो वो ये अमेरिका उनको ये कहेगा नहीं, हमारे पास रिपोर्ट है अभी कुछ दिन पहले हमने जारी किया, क्यों बोलते हो झूठ? नूर खान में अभी आए थे अपने, नूर खान में उतरा था C-17, वो लेके चले गए डैमेज इक्विपमेंट को। मुझे लगता है जवाब ये देंगे कि आप सर वो छोड़ो, मार कितनी पड़ी, जज्बा कितना है इसकी बात करो। मार खाने के बाद भी देखो जज्बा कितना। शहरयार खान मार्टर्स डे के फंक्शन में बोल रहे थे, सुकून दे रहे थे अपनी आत्माओं को जो ऊपर जा चुके हैं, तो वो उस फंक्शन में बात कर रहे थे। आपने टारगेट की ऑडियंस की बात, सर उनको सुकून से मतलब होता है क्या? उनको तो 72 का प्रॉमिस करके पहले ही भेजा, वो चले गए ऊपर। उनको सुकून नहीं चाहिए सर, वो 72 चाहिए, वो पता नहीं वो मिलती है कि नहीं, लेकिन 72 का करके आप देखिए, आतंकवादी हो या इनके अपने लोग जो वहां वर्दी में जाकर, अभी आपने देखा कसूरी से किस तरीके से वर्दी में जाकर इनका आर्मी का एक आदमी मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कसूरी जो पहलगाम के लिए कसूरवार है, उस कसूरी से मिलने के लिए आर्मी की फटीग में लोग जा रहे हैं, बाकायदे जनाजा पे थे, उनके जनाजे पे गए हुए थे। तो सर मुझको लगता है कि उनको उसको रखा है, हमने फोटो ली है उसकी, तो उनको FATF में देंगे उसको। हाँ, लेकिन वो सुकून के लिए नहीं सर, वो 72 की जो प्रॉमिस है ना उसके लिए जाते हैं ये लोग। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। भारत के संदेश से भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान सेना। इंटरसेप्ट मैसेज से बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने खोला ये राज, भगोड़े पाकिस्तान का राज। पाकिस्तान के लोगों को ये कहा था भाग जाओ,
भारत ने कहा भागो जान बचाओ, और ये वाकई भाग गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह खुलासा हुआ है। भारत का एक संदेश और पाकिस्तान की सेना भाग खड़ी हुई थी। एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ था और उससे बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान का मैसेज, पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। पाकिस्तान के जो अपने अधिकारी थे उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि पोस्ट छोड़ो और मुजफ्फराबाद की तरफ भागो, जिंदा रहोगे तो आइंदा जंग भी लड़ लेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह बात कही। भगोड़े पाकिस्तान का राज खोला। पाकिस्तान का अपनी वो जो उनकी सेना के साथ उनके अधिकारी जो बात कर रहे थे, उस बातचीत का एक इंटरसेप्ट सामने आया है जिसमें अधिकारी ने अपने सैनिकों को यह निर्देश दिया है कि पोस्ट छोड़ो और भागो, वापस जान बचाओ, फिर देखा जाएगा। अब ये भी सामने आ गया। पहले देखिए, आपके दर्शकों को बता दें मुजफ्फराबाद है कहाँ। पीओके की राजधानी है। तो ये जो भाग रहे हैं, भगोड़े जो भाग रहे हैं, पीओके के 740 किलोमीटर का इलाका जो है उससे भागना है कि छोड़ो भागो। क्योंकि देखिए वहां पर जो अग्नि वर्षा हुई, जो ना धमाके पड़े, नेचुरली उनके पैर से नीचे से जमीन नहीं निकली। वो तो आप बोले 72 के पास वहीं पहुंच जाते। तो सर ये जज्बे वाले जो सिपाही होते हैं ऐसे ही करते हैं क्या? मैंने इन लड़ाई कारगिल बारे में खुद देखा है अपने आंखों से। आपके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, कैसे भागते हैं, बख्श दो, ये कर दो, ये। और जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, फिर देखिए शेर, हम तो शेर हैं। वही जो आपने सुना अभी। मगर लड़ाई के दौरान मैंने बहुत ही लड़ाई लड़ी है, कारगिल की लड़ाई इनसे, गुत्तम गुत्ते की लड़ाई लड़ी है। वहां पर तो इनके जो आप क्या बताओ, वर्ड नहीं यूज कर सकते आपके चैनलों में, वो इनकी हालत हो। किसी तरह बख्श दो, गड़गड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मगर और ये उसके बाद अपनी बहादुरी। और यहाँ पर देखिए जनरल सिन्हा जब मेरे साथ खड़े हुए हैं एक बार, और वो इसको मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता दूं, इसलिए कि हमको कृतज्ञ रहना चाहिए इस बात के लिए कि हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, हमारे जो सैनिक हैं, किस तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए आज भी जब वो खड़े हुए हैं, न जाने कितनी जगह पर उनके बुलेट इंजरी के निशान हैं जो मैंने खुद देखे हैं, न जाने। और यहाँ पर हार्ट पर भी उनके एक बड़ा चोट का निशान है। उन्होंने कभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस दौरान जबकि वो जिक्र कर रहे हैं, न जाने कितनी बार दुश्मन से आमना सामना हुआ होगा, और वहाँ बहुत आमने सामने उन्होंने पढ़ी है वो इबारत, वो कायराना इबारत जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, भाग जाओ छोड़कर। और फिर कहते हैं 6-0 इस बार था और अगली बार 60-0 होगा। कमाल है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में बुरे फंसे आर्मी चीफ मुनीर ने पाकिस्तान को डंपर ट्रक कहा। मुनीर के कमेंट पर आवाम में उबाल। मुनीर के कमेंट पर पाकिस्तान में मचा घमासान। भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को डंपर का ट्रक कहा। एक्चुअली मुनीर ने कहा था कि तुम तो मर्सिडीज हो, अपनी चिंता करो, हम तो बजरी वाले ट्रक हैं और हम कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, और अगर हमारा आमने सामने में टक्कर हो गई तो मर्सिडीज का बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये जो एक ब्रेन किस तरीके से सोचता है, उससे पता चलता है कि वो आदमी, उस आदमी का ज़र्फ क्या है, उस आदमी का सब्सटेंस क्या है। ये कहने को फील्ड मार्शल है, लेकिन इनकी सोच बजरी वाले ट्रक से आगे नहीं बढ़ती। जनरल सिन्हा, देखिए पाकिस्तान में एक और खबर है इसके अलावा, वो कहते हैं बजरी का ट्रक नहीं, कचरे का ट्रक है। और उन्होंने कहा भारत चमकती हुई मर्सिडीज कार है, और उसका पूरा का पूरा आपने देखा एससीओ में चमकता हुआ है ना, हमारा शेर घूम रहा था, सबसे हाथ मिला रहा था। उन्होंने कहा कि जो कचरे का ट्रक का जो मालिक था वो नीचे देख रहा था, हाथ जोड़े हुए, जिसको आपने बोल दिया बेटर। नहीं, लेकिन सर एक बात बताइए ना, जिसको तो जैसे रेड लाइट में खड़े हुए कई लोग ऐसे पकड़े जाते हैं जिनके हाथ पैर खराब नहीं होते, लेकिन वो लोगों से भीख मांग रहे होते हैं, उस दौरान लंगड़ा के चल रहे होते हैं, कहीं अपना जख्म दिखा रहे होते हैं, बैसाखी दिखाकर लोगों से भीख मांगते हैं। तो ये तो अपना बजरी वाला ट्रक अपनी बुरी हालत दिखाकर दूसरों से भीख मांगते हैं और दूसरों को ये बताते हैं हम फॉर्मिडेबल हैं, बजरी वाले ट्रक हैं। बजरी का ट्रक कह के उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है और अपनी मानसिकता भी दिखा दी है, अपना जो उनका जो वजूद है या उनका जो भी संस्कार है वो भी दिखा दिया। अब ये क्लियर है कि अब उनके पास कुछ है नहीं, वो बिल्कुल भीरू लोग हैं, बिल्कुल डरे हुए लोग हैं, और अपनी तुलना उस जगह से करके खुद ही हास्यास्पद स्थिति में अपने को ला रहे हैं। ये जब कहानी निकल के आई थी, शायद वो अमेरिका से बोल रहे थे उस समय। सर लेकिन जब आप आर्मी में और जब प्रोफेशनल आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो उसमें बोलना भी तो सिखाया जाता होगा कि क्या बोला जाना है, कैसे बोला जाना है। अगर वो मिलिट्री ऑफिसर हो तब तो बोलें। वो तो मुल्ला मुनीर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तो भाषा बिल्कुल है, वो अलग है, वो मिलिट्री ऑफिसर की लैंग्वेज बोलते नहीं। इसलिए मैंने कहा स्वघोषित, अपने आप सेल्फ डिक्लेयर्ड आप फील्ड मार्शल हो। आप किस तरह के फील्ड मार्शल हो, किस तरह की भाषा बोलते हो, और क्या आपका स्टाइल है, क्या तरीका है बात करने का। अपने को बजरी का ट्रक कहते हो तो फिर अब बात किसने करनी? खत्म हो गई बात। हम जहां हैं वहां हैं। हम तो एससीओ के समिट में पुतिन के साथ बैठ के उनकी वाली गाड़ी में हमने 45 मिनट बात कर ली। नहीं सर, कहीं वो तो नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां उन्होंने कहा था पहलगाम वाले वारदात के पहले कि हम दो अलग कौमें हैं, हम एक जैसे हो ही नहीं सकते। मैंने कहा, वही कहा। तो ये वही वाला वो ये बांटने वाली बात। ये स्टार्टिंग जिहाद कौन लड़ेगा, मस्जिद के बच्चे लड़ेंगे,
हम आपके पहलगांव के लोगों को चुन के मारा है। हाँ। ये सारे कॉम्युनल बातें, फिर वो जनाजा में शामिल होना उनका, हाँ। फूल चढ़ाना उनका, जी। ये सारी बातें हमने आपके चैनल में भी कही थी उस समय। ये लगातार 5-6 घटनाएं हैं जो क्लियर इंगित करती हैं कि ये फील्ड मार्शल नहीं, और ये तो सर मैंने कभी देखा नहीं कि इनके पास अचानक जाकर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट माइक लगाए और इसमें स्पॉन्टेनियस उसी समय ये कुछ बोले। मतलब ये जो है ये बहुत सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ आते हैं और अपना बयान देते हैं और चले जाते हैं। और अगर पूरी तैयारी के साथ सोच समझकर इनके दिमाग में ये आता है, ये कंपैरिजन आते हैं, ये स्टेटमेंट्स आते हैं, तब तो सर इनको ये दिमाग मुबारक। देखिए दिनेश, इनके मन स्थिति यही, जगुलर वेन कहना टू नेशन थ्योरी, ये सब चीजें ये सीखते हैं मदरसों में जहां से निकले, खास करके जो आसिम मुनीर साहब, ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं। इनके लिए ये तो जैसे कुरान पढ़ा जाता है ना, डेली देव इबादत, यही बातें पढ़ते हैं तो मन से वो निकलती है। देखिए आपने एक बड़ी बात बोली थी कि क्या भारत में ऐसे क्यों, हमारे जब हम ज्वाइन किए थे फौज में तो हमें पैम्फलेट। सर मुझे तो लगता है ये कुरान भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। नहीं, ये कुरान भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ये तो इस्लाम को किस तरीके से पूरी दुनिया में गलत रोशनी में दिखाया जाए, ये जो कहते हैं ना कि किसी चीज के बैड एम्बेसडर्स कौन हो सकते हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे के पूरे रिलीजन को बदनाम करने का जिन्होंने ठेका ले रखा है। और उसके बाद ये कहते हैं कि असली तो परचम लेकर हम चल रहे हैं अपने अपने रिलीजन का। और अगली खबर देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की गाड़ी पर अटैक, केश में हमला, रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी का इस्तेमाल, बीएलए के अटैक में 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। हर दिन आप ये खबर देख रहे हैं, प्रतिशोध में मैं आपको लगातार ये बता रहा हूं। अब इसकी मेगा पिक्चर समझिए। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जो आज घटा है, लेकिन हर दिन कमोबेश इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के लोग जहां पर हैं पोस्ट छोड़कर उनको भागना पड़ता है, या फिर उनका कोई कॉन्वॉय जा रहा होता है उसको उड़ा दिया जाता है, या उनका कोई सैनिक है, या फिर उनकी पूरी की पूरी ट्रेन एक जो है उसको अगवा कर लिया जाता है। ये हर दिन हो रहा है और बलूचिस्तान में ये रोज की बात बन गई है। और अगर ये रोज की बात बन गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि बलूचों का ये विद्रोह कितना व्यापक हो गया है और कितना इंटेंस हो गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब किसी भी दिन आप ये सुन सकते हैं कि बलूचिस्तान न सिर्फ वो तो अपने आप को आजाद कह ही रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान की टेरिटरी में कोई भी पाकिस्तान की आर्मी का आदमी मौजूद नहीं है। ये खबर भी फॉर्मली बहुत जल्दी आप सुन सकते हैं। इसमें देर कितनी है जनरल सिन्हा? मेरे अनुसार तो देखिए इस साल के अंत में अगले साल चलेगा ये, इसको भले ही चाइना अमेरिका कुछ बचा ले कुछ दिनों के लिए, मगर ये होना तय है। देखिए ये जो बाल्कनाइजेशन ऑफ, सर वैसे अगर ये बताइए, ये अगर ये रोने लगे, चाइना से कहने लगे देखिए हमने तो पहले ही आपके नाम रजिस्ट्री की थी, यहाँ के रेयर अर्थ मेटल की और सब गैस की और पूरा तेल वेल आप ही के नाम लिखा था, और देखिए यहाँ पर बलूच हमको जीने नहीं दे रहे हैं, उधर अमेरिका, तो क्या ये कभी हथियार या बूट्स ऑन द ग्राउंड देंगे सर? क्या इन दोनों देशों से उस तरह की मदद मिलेगी, या हथियार देंगे, कहेंगे जाओ अपने आदमी मरवाओ? मुझे नहीं लगता कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, क्योंकि भारत की पैनी नजर है इसके ऊपर, अफगानिस्तान की पैनी नजर है इसके ऊपर, और हम बहुत सतर्कता से इसको देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी खतरा हो जाएगा। हमने उसके बगल में अभी अपना ईरान के साथ पोर्ट बना रखा है, ये एरिया बहुत, मकरान कोस्ट बहुत सेंसिटिव है। दूसरी बात है ये लड़ाई बलूचिस्तान के लिए, उनके लोगों के लिए तो है नहीं, वो तो रेयर अर्थ जो वहां पे जो मटेरियल है, जो भंडार है, सिक्योरिटी फोर्सेस उसको जबरदस्ती कैप्चर करके रखना चाहती है, सिर्फ वही चाहती है एक्सप्लॉइट करना। तो ये जो वहां की जनता, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं बलूचिस्तान के लिए ये कभी ना अंतहीन संघर्ष है, या उनके संघर्ष का अंत आएगा और बहुत जल्द वो जो चाहते हैं वो होगा? जनरल सिन्हा, देखिए किसी ना किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा नहीं होता कि मतलब बलोच विद्रोहियों को बाहर से एक फॉर्मल मदद की आवश्यकता है, तब हो पाएगा। 100% है। हाँ। देखिए इसके लिए रशिया भी तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक समय बांग्लादेश ने जिस तरीके की मदद मांगी थी पूर्वी पाकिस्तान ने, और किसी ने उसकी मदद की गुहार सुनी थी, उसी तरीके से बलूचिस्तान की मदद की गुहार सुनी जाएगी और रास्ता आगे निकलेगा। इसारे में बोलो सिंध से जाएगा, सिंध से तो एक और है उनका प्रांत, मैंने कहा ना भारत की पैनी नजर है, जाएगा ये। अब इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट प्रतिशोध आपको क्या बताए? और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में लश्कर के मरकज को जमींदोज किया गया। लश्कर ने अपने ही हेडक्वार्टर को बुलडोजर से गिराया, जेसीबी लगाकर गिराया। मरकज का खंडहर, ऑपरेशन सिंदूर में खंडहर बन गया था मरकज पर भारतीय सेना ने की थी एयर स्ट्राइक। पहले खबर यह आई कि इसको रिपेयर किया जा रहा है, चंदे के जो पैसे मिले हैं, क्राउड फंडिंग की जा रही है, आईएमएफ ने जो पैसा दिया है उस सबको इसमें दिया जा रहा है और इसमें रिपेयर किया जा रहा है। फिर इनको लगा कि इतनी बुरी मार पड़ी यार, इसको रिपेयर तो कर नहीं सकते, और जगह जगह पैबंद दिखेंगे और वो मुंह चढ़ाते रहेंगे हमेशा के लिए। तो अब कहा जा रहा है कि इसको पूरी तरह से समतल किया जा रहा है, लेकिन सर ये समतल इस स्ट्रक्चर को कर दिया जाएगा। इनकी नीयत और इनके इरादे तो खत्म हुए नहीं है अभी तक। कहा जा रहा है फिर से ये कहीं ना कहीं लोगों को लामबंद करने में लगे हुए हैं। एब्सोल्युटली। देखिए मरकजे सुभान अल्लाह और मरकजे तौबा जिसको कहते हैं ना, ये जो मुरिदके में है वहां से ये निकल के जा रहे हैं। ये लोकेशन भी इंडिया ने भाप लिया है कहाँ जा रहे हैं।
जो जा रहे हैं रावी जो जा रही है और सतलज के जो जहाँ जुड़ती है वहां पे ये बनाना या अंडरग्राउंड जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अंडरग्राउंड। और देखिए ये जो मरकजों में क्या काम होता था, मरकजों में गरीब तो ऐसे लोगों का इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है, उनको दुनिया तक नहीं देखते। केवल 72 हुर्रियों का ये पाठ पढ़ाते हैं वहां कि आप जाओगे और जब छोड़ते हैं कि जाओ कश्मीर के अंदर जो करना है कर लो, तो तब जाकर के उनको आजादी मिलती है। तो इनके भंडा फोड़ना है इस तरह से। और कहीं छिप जाइए, हमने कहा ना कि पताल में चले जाइए, हम खोज कर मारेंगे। यही है ना हमारा संकल्प। इनका नहीं तो आप ये चले जाएं, ये क्या अपनी इस जगह को आबाद करेंगे या इन्होंने अब तय कर लिया अपने ठिकाने बदलेंगे? और बदले हुए ठिकानों के बारे में भी भारत को खबर है। टारगेट मारा इन्होंने, 5 फरवरी का टारगेट लिया इन्होंने। उसी दिन ये जो कश्मीर के जिहाद की जो बात करते हैं उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं। तो 5 पर इसके पहले वो मरकज अक्सा में जाके रहे जुलाई में। 3 जगह उन्होंने विस्थापित किया अपने लोगों को, वहां रह रहे हैं। अब ये पीली बिल्डिंग, हरी बिल्डिंग, लाल बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं और बना रहे हैं और कह रहे हैं कि और पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसका निर्माण का पूरा समर्थन करेंगे, सारा पैसा देंगे और सब कुछ फिर से उठाएंगे। सरकार कह रही है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप सोच लीजिए, खुलेआम हम जानते हैं ये आतंकवादियों का सेंटर था, हमने एक्शन इसीलिए लिया था। लेकिन ये सोचिए सरकार इसको मदद कर रही है और एक डेडलाइन देके कर रही है कि 5 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस है वो यही मनाया जाए। 1 एकड़ की जमीन है, फिर से उसको हरियाली में लाना चाहते हैं। और इसीलिए भारत ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी नहीं, सिर्फ आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले आका, वो पूरा इकोसिस्टम जो आतंकवादियों को पनपाता है, इसमें सरकार भी शामिल है, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो वहां पर जनाजा पढ़ने गए थे जब ये आतंकवादी मारे गए थे और आर्मी की ड्रेस पहने हुए थे, वो तमाम लोग शामिल हैं। और इसलिए पूरे इकोसिस्टम को भारत ने सावधान कर दिया। और हमारी आदत है, हम पहले सावधान करते हैं और फिर हमला करते हैं। सावधान हमने कर दिया है, अब आगे देखिए होता है क्या। और नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर हिंसा, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा, नेपाली संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, पीएम ओली की सुरक्षा बढ़ी, बॉर्डर के जिलों में कर्फ्यू, अब तक 18 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। ये जो दिखाई दे रहा है इसको भी समग्रता में समझने की कोशिश है। आपको याद है श्रीलंका में क्या हुआ था, आपको बहुत अच्छे से याद है। आपको ये भी याद है बांग्लादेश में बीते दिनों क्या हुआ था, शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा था। अब ये नेपाल में जो चल रहा है इसको आइसोलेशन में देखा जाना चाहिए ये, या फिर ये मेगा पिक्चर है और इसको समग्रता में समझने की कोशिश करना चाहिए। और भारतवासी होने के लिहाज से हम, क्योंकि भारत हैं, हमारे आसपास ये घटनाएं घट रही हैं, इसलिए उसको उस अंदाज में भी देखा जाना चाहिए। सर ये क्या चल रहा है? एब्सोल्युटली, ये जो आप कह रहे हैं कि किस संदर्भ में देखें, मैं जानता हूं कि श्रीलंका के संदर्भ में देखिए, क्योंकि ये जन जी का है, यूथ का है। और देखिए जिस तरह से वहां पर 2006 से चला था, 2008 में बना था, पूरे राजशाही को तोड़ा था, उसके बाद से लगातार ये चल रही है। और आप ये देखिए यहाँ पर जो स्पेशली केपी सिंह ओली जो सरकार है, प्रचंडा की सरकार, वो कम्युनिस्ट है, चाइना के साथ में। तो ये चाइना है, कहीं अमेरिका भी इसके साथ में है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की लड़ाई है। 26 का ऐप को आप बंद कर देना और चाइना के ऐप को चलाना, वहां तो चल रहा है ना, जो चाइना के सारे ऐप चल रहे हैं उसके अंदर में रिले बन रही हैं। मगर ये है जो आग उल्ली, मेरे अनुसार तो ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा, क्योंकि 45% यूथ हैं। ये जेन जी जो है वहां का यूथ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। भैया जरा देखिए 2021 में म्यांमार, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, ये 2021 में आपने म्यांमार में ये देखा था किस तरीके का गदर देखने को मिला था। उसके बाद आपने श्रीलंका देखा, ये 2022 की घटना है जिसका जिक्र अभी हमने किया। उसके बाद आपने बांग्लादेश देखा जो कि 2024 था। अभी हम 2025 में देख रहे हैं नेपाल। तो क्या 2026 में पाकिस्तान की बारी है? ये क्या कोई एक तरीके का ट्रेंड है जो चल रहा है? ये क्या इसके पीछे कोई एक पैटर्न है? और क्या इसके पीछे की ताकतें भी हैं, क्या वो भी आइडेंटिफाई की जा सकती हैं? और इसका भारत को लेकर क्या क्या रेलेवेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कैप्टन शाह। देखिए, आपको मैंने 3 दिन पहले कहा था लेसन फॉर नेशन में कि ये जो शिरकत करते हैं हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री और मालदीव के प्रेसिडेंट उस परेड में, ये आपने बोला था, ये हमने आपको कहा था। हाँ। और हमने ये भी कहा था कि भारत की पैनी नजर रहती है, ये त्रिशंकु जो होता है रीजनल स्टेबिलिटी में भी तो वही सिचुएशन है। आप लिवरेज ले रहे हो, चाइना का लिवरेज हमारे ऊपर लेके वहां जाते हो आप, और हमें मालदीव में आप क्या कर रहे हो, ये बात हो रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ, हम जानते हैं कि यूएसए का कनेक्शन या जहां का भी कनेक्शन, म्यांमार में चाइना का कनेक्शन हम जानते हैं। आप जो बता रहे हो, मालदीव से भी हमें डर लग रहा है क्या होने वाला है वहां पे। श्रीलंका हमने देख लिया। तो ये सिचुएशन देखिए, नेपाल में बहुत सारे 2015 से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, सारी यूथ वहां से बाहर जाना चाहता है। एग्रीकल्चर, कभी फ्लड, कभी ड्रॉट। आप देख लीजिए वहां पे एक असुरक्षा। लेकिन कैप्टन साहब मैं ये सोच रहा हूं, यहां पर सोशल मीडिया को लेकर बवाल हो गया। पाकिस्तान, यहां सोशल मीडिया नहीं मिल रहा है उनको, उनका हिसाब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो बवाल हो गया। पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन वहां पर संभाले हुए अलग अलग सिचुएशन है।
ये जो कहते हैं ना, आग नहीं दिख रही, चिंगारी तो जल रही है। आग नहीं दिख रही, चिंगारी जल रही है। तो शांति, जो इसके पहले शांति थी ना, चुप करके सप्रेस करके रखा हुआ था। खाली मीडिया का थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत कुछ बाहर से सीखते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां की चिंगारी बहुत जल्दी सतह पे आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है, अगर हम पैनी दृष्टि नहीं रखेंगे। और क्या ये सारे लोगों का हाल जो हम ये देख रहे हैं, या तो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी, या तो चाइना की प्रॉक्सिमिटी, या अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी की वजह से हाल हुआ है? हमने देखो चाइना के, हमने वो काला पानी का रास्ता खोल दिया, नेपाल को हमने फिट किया। लेकिन सवाल ये है सर, ये जो बड़ी ताकतें हैं, वो चाइना हो या अमेरिका, अगर भारत जैसे बड़े देश को, इतनी ताकतवर और इतना जगरनॉट को भी वो समझते हैं कि हम उंगली दिखा देंगे, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, इनको तो कई बार डिक्टेट करते होंगे, इनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता होगा। 100% देखिए, अमेरिका का बहुत बड़ा पैसा आता था जो कि नेपाल ने रोक दिया, और चाइना से पैसा लेते। अभी $800 मिलियन आया है उनके हथियार के लिए, उनको हथियार मुहैया हो रही है वहां से। इसके अलावा वो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनकी रेल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, ये सारे चल रहे हैं DRI के अंदर में। देखिए वहां पर जो ये दो है ना लोग, KP शर्मा ओली और प्रचंड, ये पूरे कम्युनिस्ट पूरे के पूरे इन्होंने अपना वहां पर एक ये चल रहा है, ये बूढ़े लोग, हम यंग। तो यंग का ये जो जागरण है ना, ये बांग्लादेश से मत देखिए आप। बांग्लादेश में रेडिकलाइज्ड मूवमेंट था, अमेरिका वहां भले ही आया हो, ये श्रीलंका में अमेरिका ने नहीं किया था, वहां की अपराइजिंग थी ये पूरा का पूरा जो एक अंदर से सिमरिंग था वो फूटा है, और ये फूटेगा या तो ये लोग संभाल लेंगे, ये चाइना के मदद से संभालेंगे, नहीं संभला तो देखिएगा यहाँ पर बदलेगी सरकार, और बदलेगी इतनी तरीके से जो कि यंग लोग चाहते हैं आज का उनका। अच्छा, क्या वहां के लोग भी चाइना से उनका मोह भंग है और चाहते हैं कि हमारा देश चाइना की राह में जाने से बचे? यूथ बिल्कुल चाह रहा है, और अगर ऐसा है बाहर जाना चाहता है। क्या नेपाल को सद्बुद्धि, कम से कम इन युवाओं ने ही अगर झकझोरा है, तो वहां के डिस्पेंसेशन को सद्बुद्धि आती है क्या? और ताइवान के पास चीन सैन्य बेस बना रहा है, बेस पर युद्धपोत और फाइटर्स की तैनाती, ताइवान पर अटैक के लिए बेस के इस्तेमाल की आशंका। ये ताइवान पर हमले के लिए इस बेस का इस्तेमाल होगा, ऐसा समझा जा रहा है। बेस पर युद्धपोत और फाइटर्स की तैनाती की जा रही है। हर दिन ताइवान को धमकाने घुड़काने का काम चाइना करता रहता है, और उस बीच में ये खबरें भी सामने आ रही हैं जो मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ताइवान को अभी बहुत जल्द किसी भी तरीके के एडवेंचरिज्म से चाइना बचेगा, क्योंकि ताइवान खुद में भी बहुत सक्षम है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी उसको बहुत ताकतवर बनाती है, और दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से उसकी जो मजबूती है सप्लायर के हिसाब से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये इसके सुरक्षा कवच हैं। लेकिन ये चाइना फिर भी नियमित अंतराल में ऐसा क्यों करता रहता है, ऐसे काम जिससे ताइवान को घुड़काया जा सके, और इस तरीके के बेसिस में अपनी तैनाती, इसके पीछे वजह क्या है? जरा ये अगर अभी कोई इनका फौरन ही कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर ये करते रहने का मकसद क्या है? देखिए, इन्होंने एक लाइन खींची हुई है कि 2027 तक हमें ताइवान को मिलिटरली लेने के लिए तैयारी कर लेनी। उसका आप झलक एक आपने देखा था अभी बीजिंग में टाइना स्क्वायर में कि किस तरह से झलक है। मेरे अनुसार उसने सामरिक तरीके से तो अपने को कर रहा है, जिस तरह से एयरबेस बनाना, एक नहीं है, 3 एयरबेसेस हैं, और बड़े 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना रहा है, जितने पोर्ट साइड, और पोर्ट साइड 1 किलोमीटर। देखिए, एक सामरिक शक्ति को बढ़ा के, और देखिए ताइवान ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ताइवान को कोई ले नहीं पाएगा, यदि आपके पास डिटर्मिनेशन है तो 100% आप मिलिटरी ले पाएंगे। और जिस तरह से ये कर रहा है धीरे धीरे इंडो पैसिफिक में जब चीजें आएंगी, क्योंकि अमेरिका मेरे अनुसार तो छोड़ के भागेगा ही, नहीं करेगा इनको, भले फ्रंटलाइन स्टेट बना ले, यदि डिटर्मिनेशन है चाइना में तो वो कर लेंगे। जैसे इसमें बात आती है भारत की, देखिए ताइवान पे अटैक 2027 का इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, वो कहता है अमेरिका कैसा करेगा। जहां तक कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान की बात है, वो वहां के नजदीकी लोग हैं और अमेरिका को इंटरवीन करना है। लेकिन अगर भारत इसमें घुस जाता है, चाइना को डर सिर्फ भारत का है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, भारत की जो नेवल फोर्सेज है वो वहां पेट्रोलिंग शुरू कर चुकी है, और वो लगातार वहां पर अपनी दक्षता दे रही है। लेकिन बदले माहौल में सर, जब एक अलग तरीके का गठजोड़ चाइना, रशिया और हिंदुस्तान की बात की जा रही है, वैसे में क्या होगा, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, आपसे लूंगा मैं। लेकिन उससे पहले ताइवान के अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन से टेंशन में है चीन। ताइवान लंबी दूरी के ड्रोन बना रहा है, चीन के लिए हमले की खास तैयारी के तहत ये ड्रोन बनाए जा रहे हैं। अमेरिका भी ताइवान के साथ मिलकर ड्रोन बना रहा है। हालांकि ताइवान ने बीते दिनों ये कहा था कि अमेरिका की बहुत आवश्यकता हमको नहीं है, हम अपने आप निपट लेंगे अपनी थ्रेट से। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अगर किसी के लिए 4 रुपए की भी मदद कर देते हैं तो 400 बार उसको इतनी जगह पर जाकर कहते हैं कि उसके अपने जमीर को बुरा लगने लगता है। तो ऐसे में ये अमेरिका चाइना की इस थ्रेट के खिलाफ ताइवान का कितना बड़ा साथी बना रहेगा?
देखिए उनकी जो स्ट्रेटेजिक ऑफ एम्बिग्विटी है एग्जैक्टली अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि हम खड़े हैं, फिर कहते हैं वन चाइना पॉलिसी हम मानते हैं। मेरे अनुसार जब मौका आएगा तो अमेरिका नहीं खड़ा होगा, ये तो आप लेके चलिए। और ये कोई बैटल फ्रंट नहीं बनेगा जहां की इंडिया भी घुसेगा। जी। इंडिया की अपनी भलाई है कि इन चीजों में अपना सर ना डालें। राइट। हाँ, हम दूसरे के जाकर के अपनी मुसली डालें और अपने को खत्म कर लें। देखिए चाइना को डर था 2 देशों से, वो था भारत से कि यदि नदन बॉर्डर से वो पीछे खींच लिया। तो हमको ये देखना है कि हमको अननेसेसरी कहीं किसी दक्षिण एशिया पर और हिंद महासागर पे ध्यान रखना होगा। चाइना की लगातार वहां पे वृद्धि हो रही है। तो सर और इसको लिवरेज के लिए हमें करना ही पड़ेगा। सर ये बड़ा मसला है और आज टाइम इजाजत नहीं दे रहा। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका मेरे साथ आज चर्चा में यहाँ जुड़ने। बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल। How did you know that? आपको कैसे पता चला? तो आज यहाँ हमारे जो मेहमान हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मेरे जन्मदिन को आपने याद रखा और आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। मोदी वीकेंड पर भी काम कर रहे, राहुल बार बार वेकेशन पर जाते। देश बाढ़ से बेहाल, राहुल क्यों नहीं पूछ रहे जनमानस का हाल।